गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स की परिभाषा, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की औसत दर और अभिक्रिया की तात्विक क्षण। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ चुके हैं अभिक्रिया की आणविकता। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक की। आप जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कई वातावरणीय कारकों, रासायनिक कारकों और भौतिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। सिंपली आप कोई भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि तमाम तरह के कारक आपकी ह्यूमन लाइफ को भी प्रभावित करते हैं। उसी के आधार पर हम लोग इसके जो कुछ मुख्य कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, उनमें से कुछ कारकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कारक है अभिक्रिया की में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता। तो आपका हेडिंग होगा अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता की बात करें तो आप पहले से बताया चुका है कि जिसमें अभिकारक के मोलों की संख्या, आपकी भाषा में कहें तो अभिकारक के अणुओं की संख्या की बात करते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता में अगर अभिकारक के मोलों की संख्या अधिक है, यानी अभिकारक की सांद्रता अधिक है, तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर, यदि ए और बी, ए कोई अभिकारक है, बी उत्पादक बन रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो ए की अगर सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो ए की सांद्रता में वृद्धि करेंगे, इसके मोलों की संख्या में वृद्धि होगी और इनके अणुओं के बीच टक्कर भी बढ़ेगी, जिसके कारण उत्पाद अधिक बनेगा। उत्पाद अधिक बनेगा और उत्पाद अधिक बनने के कारण अभिक्रिया की दर अधिक होगी। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है वह है ताप। पहला हो गया कारक, दूसरा हो गया ताप। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर क्या करें, ताप भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने में। सामान्यतः हम कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्यों? आप जानते हैं कि ताप बढ़ाएंगे तो उसमें उपस्थित अभिकारक के जो अणु हैं या मोल हैं वो गति उनकी बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर उनके अणुगति सिद्धांत के आधार पर उनके अणुओं की गति बढ़ेगी और जब अणुओं की गति बढ़ेगी तो उनके टक्कर होने की संभावना भी अधिक होगी और टक्कर अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर अधिक होगी। मुख्यतः अगर देखा जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की जो संख्या है या अभिकारक की दर रखे है उसका ताप बढ़ा दें, अभिकारकों का अगर ताप बढ़ा दें तो अभिक्रिया की दर लगभग दुगनी हो जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति। अभी फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया की दर घट जाती है या बढ़ जाती है। परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जिसकी अल्प मात्रा अभिक्रिया के दर को घटा देती है या बढ़ा देती है उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक में अब अभिक्रिया की वेग को घटाने या
बढ़ाने के आधार पर डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक की प्रकृति क्या है। अगर धनात्मक प्रकृति का उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी उत्प्रेरक दो प्रकार के हो गए, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है कि जो सक्रियण ऊर्जा है, अणुओं के बीच की जो सक्रियण ऊर्जा है उस ऊर्जा को कम कर देता है। जैसे आपको बताया जाता है कि ये आपकी बाउंड्री बार है, इसको बोलेंगे सक्रियण ऊर्जा। इस सक्रियण ऊर्जा को पार करने के लिए अगर उनके पास इतनी ऊर्जा है तो अगर इसका मान घटा दें, अगर ये मान यहाँ कर दें तो ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। सक्रियण ऊर्जा की बात करें तो ऐसी ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक है। एक बाउंड्री है, अगर उसके पार जाएंगे तभी अभिक्रिया मानी जाएगी, अगर उसके नीचे रह गए तो अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे आप कोई गोल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, उसमें एक निर्धारित हो गई 100 मीटर 200 मीटर, अगर आप उसके पार चले जाते हैं निर्धारित समय में तो माना जाता है कि आप उसमें जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं। उसी तरह से आर्यभट्ट टक्कर सिद्धांत में बताया गया था कि अणुओं की जो सक्रियण ऊर्जा है अगर बढ़ा दी जाए या फिर ये जो किसी अभिक्रिया के होने की जो सक्रियण ऊर्जा है उसके दर को घटा दी जाए तो अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त होगा। इस कारण कह रहे हैं कि धनात्मक उत्प्रेरण सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, अतः अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तीसरा जो फैक्टर है पृष्ठीय सतह, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो एरिया जिस पर अभिकारक अणु आकर टकराते हैं। अभिकारक अणु जितने अधिक आकर टकराएंगे उतनी अधिक उत्पाद मिलेगा। अब ये चौक है, इस चौक में देखें तो केवल ऊपर की सतह जो साइड दिख रही है केवल यही सरफेस एरिया होगा। ये जो ऊपर से दिख रहा है ये आपका सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर इसी चौक को हम चूर्ण बना लें, बारीक चूर्ण बनाएं, तो बारीक चूर्ण में उसके चारों तरफ बैलेंसिंग फ्री हो जाएगी। ये चूर्ण है, चारों तरफ बैलेंसिंग, इसमें हजारों चूर्ण बनेंगे, लाखों बन सकते हैं, उसमें उनकी फ्री बैलेंसी अधिक हो जाएगी। और जब फ्री बैलेंसी अधिक हो जाएगी तो उनकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। यानी पृष्ठीय सतह जितना अधिक होगा अभिक्रिया की दर उतनी अधिक हो जाएगी, उसी अनुपात में बढ़ेगी अभिक्रिया की दर। इसीलिए आपको याद होगा कि हम लोग कहते हैं कि जिंक चूर्ण या जो भी कोई पदार्थ है उसका चूर्ण लेते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि पृष्ठीय सतह अधिक होने पर अभिक्रिया की दर अधिक होती है। ये मुख्य कुछ फैक्टर थे जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे छदम एकांक आणविक अभिक्रियाओं की। छदम एक शब्द आया, छदम का अर्थ होता है बहुरूपिया या भ्रम उत्पन्न करने वाला। किसी ऐसी चीज को देखकर जिसका एक से अधिक होने का आभास हो या उसके जैसा दूसरा कुछ होने का आभास हो, इस तरह के तब शब्दों के लिए छदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो छदम एकांक अभिक्रियाओं के बारे में कहा जाता है कि मुख्यतः मौलिक अभिक्रियाएं, अभी जो आपको मौलिकता बताएं जो एक पद में पूर्ण होती है, मौलिक अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि समान होती है। अभी अभिक्रिया की कोटि आपको पढ़ाना है, पर थोड़ा सा सुन लीजिए कि जिनकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि एक समान होती है, अर्थात मुख्यतः मौलिक अभिक्रियाओं की आणविकता और उनकी कोटि एक जैसी होती है। लेकिन कुछ एकाणुक अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनकी आणविकता तो एक से अधिक होती है लेकिन अभिक्रिया की कोटि एक होती है। अभिक्रिया की कोटि मुख्यतः कह सकते हैं कि जो जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। कोई ऐसा अभिकारक जिसमें दो अभिकारक को लिए हैं लेकिन एक की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, दूसरे की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो सांद्रता में परिवर्तन की दर ही अभिक्रिया की कोटि होती है, या जिसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है वो उसके अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करता है। तो अब जल के सापेक्ष की बात करें
अगर कोई अभिक्रिया है जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज का जल में घोलना, उस तरह की अभिक्रियाओं में सुक्रोज की जो मात्रा होती है जल में घोलने पर केवल सुक्रोज की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हम कह सकते हैं कि ऐसे दो अभिकारक जिसमें एक अभिकारक की मात्रा प्रभावित होती हो, दूसरे की मात्रा पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसे कहेंगे उसकी अभिक्रिया कोटि अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगी, लेकिन आणविकता हमेशा 2 होगी। तो अब बात करें डिफिनेशन की कि वे प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिनकी आणविकताएं 1 से अधिक होती है। क्या कह रहे हैं? जिसकी आणविकता 1 से अधिक होती है किंतु अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जितने अभिकारक भाग ले रहे हैं सभी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि एक ही अभिकारक अभिक्रिया की सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है और अभिक्रिया के वेग निर्धारण पद में वह एक ही अभिकारक भाग लेता है। जैसे देखें तो एथिल एसीटेट ले लें, CH3CH5, इसमें पानी मिलाएं और इसका चलापटन कर दें पानी की उपस्थिति में, तो बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। यहाँ पे केवल इस एथिल एसीटेट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, क्योंकि एक अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। लेकिन अभिक्रिया में एक अणु एथिल एसीटेट के और एक H2O 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इस तरह की अभिक्रिया की आणविकता 2 हो गई। अर्थात अभिक्रिया की कोटि से तो हमें आभास हो रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता 1 हो सकती है, लेकिन वास्तव में अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता 2 होती है। दूसरा देखें C12H22OH, इसमें अगर जल मिला है ये बनाता है C6H12O6 के 2 किसी अणु के ऊपर। यहाँ भी देखें कि 1 और 2 अणु, लेकिन जब अभी आपको बताएं कि वह पदार्थ या वह अभिकारक जिसकी मात्रा बहुत अधिक हो या जिसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन ही न हो रहा या हो भी रहा है तो नगण्य हो रहा है, तो वो अभिक्रिया निर्धारक पद में भाग नहीं लेते। उस तरह की अभिक्रियाओं की अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। लेकिन आणविकता की बात जब करेंगे तो एक अणु इसका और एक अणु जल का, 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता सदैव 2 होगी। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को छद्म एकाण्विक अभिक्रियाएं कहते हैं, अर्थात भ्रम उत्पन्न करने वाली एकाण्विक अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता क्या है 1 से अधिक है, लेकिन कोटि 1 है और कोटि के आधार पर हमें यह भ्रम उत्पन्न होता है कि एकाण्विक अभिक्रियाएं हैं।